गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्रीलिम्स की हम लोग सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, जिसमें पीटी 365 हम पढ़ा चुके हैं। काफ़ी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आज हम आर्ट एंड कल्चर करेंगे, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। जो यूपीएससी अभी तक जो यूपीएससी का पैटर्न रहा है उसे फॉलो करना है, ठीक है। जैसे वो क्या पूछता है आर्ट एंड कल्चर में, हम इसको तीन हिस्से में बांट लेते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, ठीक, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री में ज़्यादातर वो लोकेशन पूछता है, कोई लोकेशन पूछेगा, कोई बंदरगाह पूछेगा, या फिर जो टेम्पल वगैरह होंगे, ठीक है, उनके मिलाने के लिए लोकेशन पूछ लेगा, ठीक है। जैसे पूछ सकता है कि बताइए द्वारका मंदिर कहाँ पे है, और भी हैं बहुत से टेम्पल जो लोकेशन ही पूछता है। तो हम उतना ही डीप जाएंगे जिस तरीके का अभी तक पैटर्न रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी अभी करीब 20 दिन आपके एग्ज़ाम बचे हैं, तो उसमें क्या आप बहुत बेहतर तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक्स तो हम जाके पढ़ नहीं सकते हैं। तो हम लोकेशन देखेंगे, ठीक है। इस लोकेशन में हम टेम्पल्स जो जो भी रहा है टेम्पल्स वगैरह सबको फॉलो करेंगे। हाँ, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले ही साल करीब किताबों से 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जो राइटर्स हैं उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी थी हम इस पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। राहुल सर क्लास में आपका स्वागत है, ठीक है। चलिए देखते हैं ना, ठीक है। तो अभी क्या देखा आपने, अभी हम देखेंगे कि स्मारकों की संरक्षित सूची से हटाना। कुछ स्मारक थे, ठीक है, जिनको क्या कर दिया गया है कि उनकी संरक्षित सूची से हटा देना। गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी हमारे ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक महत्व के जो भी स्मारक होते हैं, या स्मारक यानी किसी की याद में बनाए गए हुए होते हैं, उन्हें अभी क्या किया गया, उनमें से कुछ ऐसे थे, ठीक है, करीब 18 ऐसे थे जिन्हें प्राप्त करना पॉसिबल ही नहीं था, तो हमने उसे क्या किया, उसे सूची से हटा दिया, ठीक है। तो ये जब हटाया तो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है यहाँ पे लोकेशन, ठीक है। तो अब देखिए, कुछ को हटाया, कुछ को हटाना जाना अभी शामिल है, यानी कि हटा सकते हैं हम अभी। तो हटाएंगे किसको, ये कोस मीनार 13, कोस मीनार नंबर 13 याद रखिएगा बस, कि कोस मीनार नंबर 13 कहाँ पे है, हरियाणा में, ठीक है। वहीं झांसी में क्या है, ये गनर बुरकिल का मकबरा झांसी में है, और तेलिया नाला बौद्ध विहार वाराणसी या यूपी में है, अगर स्टेट के तौर पे आप देखेंगे तब, ठीक है। और ये कोस मीनार नंबर 3 इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। वहीं आप देखेंगे इन स्मारकों के बारे में, तो सबसे ज़्यादा स्मारक आप देखेंगे तो कहाँ पे है, कर्नाटक में है, ठीक है। उसके बाद असम का आता है। तो ये स्मारक को अगर हम हटाते हैं, ठीक है, तो अगर हटाने के बाद क्या होगा, दरअसल क्या होता है जब हम किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, वहाँ के स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करते हैं, तो वहाँ पे आप नियमित कार्य नहीं कर सकते हैं, ना ही शहरीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिनसे उन स्मारकों को नुकसान पहुँचे। तो हटाने के बाद अब क्या होगा, यही सारी चीज़ें गतिविधियाँ वहाँ पे होंगी, ठीक है। अब आप देखेंगे तो भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक विभाग है, वो क्या करता है, वही इन स्मारकों की खोज करता है। खोज करना, रख रखाव और उनके लिए नीति बनाना इसकी ही जिम्मेदारी है। ये आता है आपका संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। भारत में अगर आप देखेंगे तो इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, ठीक है। इसलिए देखिए इनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है, ठीक है। इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय भी चर्चा में था, इसलिए हम नालंदा विश्वविद्यालय को भी देख लेते हैं। एक चीज़ हमें बहुत गहर डीपली समझना होगा, यूपीएससी क्या चाहता है। यूपीएससी को आपने देखा होगा प्रीलिम्स में जब भी वो प्रश्न पूछता है, तो कहीं भी कोई भी टर्म या कोई भी शब्दावली ऐसी जगह से नहीं होती जिसके बारे में हमने सुना ना हो। आप जब पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा, इसलिए नालंदा से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो नालंदा अभी क्या हुआ, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने राजगीर बिहार में, कहाँ पे, बिहार में इसका उद्घाटन किया, इसके परिसर का उद्घाटन किया। और आप देखेंगे तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय भी बना है, ठीक है, ये नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, यानी कि पूरी तरीके से सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। नालंदा बनाने के लिए आप देखेंगे तो 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 में आया था, और 2014 में ये प्रोसेस शुरू हुआ था, ठीक है। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, ये तो अभी नया वाला था। प्राचीन कब बना था, तो प्राचीन आप देखेंगे तो वो 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त ने बनवाया था, ठीक है। और ये 12वीं शताब्दी तक चला था, कहीं न कहीं 5वीं से 12वीं शताब्दी तक ये शिक्षा का केंद्र था। इस पे ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। और इसको देखा जाए तो ये क्या था, एक मट्ठी विश्वविद्यालय था। हालांकि यहाँ पे
बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट विषय थे जिस पे ध्यान दिया जाता था। ठीक है, यहाँ पे तीनों बौद्ध पंथ थे जिनकी शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, और बात करेंगे तो यहाँ पे आपने देखा होगा जब कोई प्रवेश लेने आता था, ठीक है, जैसे किसी को इसमें एंट्री लेनी है तो क्या होता था, यहाँ पे योग्यता के आधार पे प्रवेश मतलब होता था। जैसे आज ये इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वैसे ही उस दौरान भी क्या होता था, इंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाते थे। ठीक है, वहीं पे आप देखेंगे ये प्रशिक्षण कौन, ये द्वारपाल लेते थे। जो द्वारपाल होते थे इसके लिए वो प्रशिक्षित द्वारपाल ही क्या करते थे, इस आधार पे उनका परीक्षण लेते थे कि इनका एडमिशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे इनका संरक्षक जो था नालंदा विश्वविद्यालय को कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने भी किया था। ठीक है, पाल शासकों ने भी किया था। और वहीं आप देखेंगे तो जो इसको नष्ट किया था वो 1205 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, उन्हीं के जो सेनापति थे बख्तियार खिलजी, उन्होंने ही नष्ट किया था। ठीक है, तो किसने नष्ट किया था, बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था। ठीक है, और 2016 में आप देखेंगे तो यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता भी दी थी। ठीक है, ये रहा इसके बारे में मोटी मोटा। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में दिया हुआ है, थेरवाद, महायान और वज्रयान। तो थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो थेरवाद को बुजुर्गों का सिद्धांत भी कहते हैं। कभी पूछ दे कि बुजुर्गों का सिद्धांत, ठीक है, तो थेरवाद का मतलब होता है बुजुर्गों का सिद्धांत। ये महायान का मतलब होता है बड़ा वाहन, और वज्रयान होता है तांत्रिक पंथ। यानी कि अगर बौद्ध धर्म में कौन तांत्रिक पंथ वाले हैं तो वज्रयान वाले हैं। ठीक है, और ये तीनों के तीनों पंथ किससे जुड़े हुए हैं, ये तीनों के तीनों पंथ बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। तो नालंदा के बारे में थोड़ी सी चीज़ें और जान लीजिएगा, कभी घुमा फिरा के पूछ सकता है। क्या नालंदा में महात्मा बुद्ध पढ़े थे, बताइए। पढ़े तो नहीं थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने यात्रा की थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने भी यात्रा की थी, और जो महावीर थे उन्होंने भी यात्रा की थी, और सारीपुत्र और जो दो शिष्य थे महात्मा बुद्ध के, सारीपुत्र और मोगिलान, इन्होंने भी नालंदा की यात्रा की थी। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ के प्रमुख शिक्षक, कुछ शिक्षक रहे होंगे जो बच्चों को पढ़ाते रहे होंगे, तो ये ध्यान देने वाली बात है। शिक्षक की लिस्ट दे सकता है, पूछ सकता है कौन शिक्षक थे और कौन नहीं थे। ठीक है, तो आर्यभट्ट यहीं से पढ़े थे, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। आर्यभट्ट कहाँ से पढ़े थे, आर्यभट्ट यहीं से पढ़े थे। नागार्जुन भी यहीं से पढ़े थे, जो महायान शाखा से जुड़े हुए थे। दिगनाथ भी यहीं से पढ़े थे, धर्मपाल भी थे, और अभयकर गुप्त भी यहीं से थे। ठीक है, और अभयकर गुप्त आप देखेंगे तो इसके मठाधीश भी रह चुके थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं अगर नालंदा की यात्रा की बात करें तो कुछ पुराने समय में कुछ विदेशी यात्रियों ने यात्रा भी की थी और यहाँ पे पढ़ाई भी की थी। ठीक है, जिनमें चीनी यात्री देखेंगे आप, ई किंग और ह्वेन सॉन्ग काफ़ी मशहूर थे। ठीक है, और रही बात नालंदा की स्थापत्य संरचना की, तो ये कब की है, तो ये कुषाण स्थापत्य शैली से निर्मित है। ठीक है, जैसे कि भवन बनाने की कुछ शैलियाँ होती हैं ना, तो ये किस भवन से शैली से बनी हुई है, तो ये कुषाण, भले बनवाया है कुमार गुप्त ने, लेकिन ये कुषाण शैली में बना है। ठीक है, ये याद रहेगा। ठीक, इसके बाद देखिए उस समय आप देखेंगे स्थापत्य कला के बारे में, जब प्राचीन भारत में, तो उस समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है, ये योजनाबद्ध तरीके से निर्मित पहला विश्वविद्यालय था। ठीक है, देखिए इसके साथ साथ हम कुछ और विश्वविद्यालय के बारे में देख लेते हैं, या फिर जो शिक्षा के केंद्र रहे हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए तक्षशिला, तक्षशिला कहाँ पे है, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में। कहाँ है, उत्तर पश्चिमी, याद रखना ये बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ वेस्ट, ये तो बहुत ज़रूरी याद होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी यहीं पे घुमाता है। नॉर्थ वेस्ट की जगह पे वो क्या लिख देगा, नॉर्थ ईस्ट लिख देगा। बहुत से ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं जहाँ पे उसने बस लोकेशन चेंज कर दिया है। ठीक है, तो यूपीएससी के स्टेटमेंट में आधा सही होता है आधा गलत होता है, इसलिए हमें क्या बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में था। ठीक है, और इसकी खोज आप देखेंगे तो वही अलेक्जेंडर कनिंघम ने खुद इसकी खोज की थी, और 1980 में जा करके इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे जो अध्ययन करने वाले थे, ठीक है, याद रखिएगा, जो पाणिनि और ये जीवक और चाणक्य, इन्होंने यहीं अध्ययन किया था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ फिर विक्रमशिला देख लेते हैं, बिहार में के भागलपुर में विक्रमशिला भी शिक्षा का केंद्र था, और इसकी जो स्थापना किया था या स्थापना की थी वो पाल वंश के राजा धर्मपाल ने किया था। कौन से वंश, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने किया था। ठीक है, वहीं ओदंतपुरी कहाँ पे है, बस लोकेशन याद रखना है, बिहार में है। ठीक है, वहीं नागार्जुनी कोंडा कहाँ पे है, नागार्जुनी कोंडा तो ये आंध्र प्रदेश में है। रत्नागिरी कहाँ पे था,
तो ये महाराष्ट्र में था। ठीक है, अन्य में आप देखेंगे वल्लभी गुजरात और जगदल अब कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। ठीक है, और रत्नागिरी को अगर आप देखेंगे तो ये नालंदा विश्वविद्यालय का प्रतिस्पर्धी भी माना जाता था। जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो इसका नालंदा विश्वविद्यालय का प्रतिस्पर्धी कौन माना जाता था, जो रत्नागिरी शिक्षा का केंद्र था, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, देखिए श्री जगन्नाथ मंदिर भी चर्चा में था। ठीक है, तो ये श्री जगन्नाथ मंदिर, तो हम सबसे पहले लोकेशन देखेंगे इसकी। ठीक है, कहाँ पे है ये बताइए। ये पुरी यानी कि उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। अभी हाल ही में हुआ क्या है, यहाँ पे जो इनका जो रत्न भंडार है इसको 46 साल बाद खोला गया है। सोचिए, इतने दिन बाद। माना ये जाता है कि जो ये रत्न भंडार है, ठीक है, इसमें आप देखेंगे त्रिदेव का रत्न मौजूद है। त्रिदेव का मतलब कौन कौन से हैं, देव हो गए। ठीक है, ये भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के इसमें क्या पाए जाते हैं, जो उनके रत्न थे, आभूषण थे, वो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, वही श्री जगन्नाथ मंदिर में की शैली देखेंगे तो एक कलिंग शैली में बनी है। ठीक है, जो ये मंदिर बना है वो किस शैली में बना है, ये आपको याद होना चाहिए। और ये जो कलिंग शैली है ये किसकी शैली है, ये नागिर मंदिर शैली की उप शैली है। ठीक है, नागर शैली की एक उप शैली है, ये हमें याद रखना होगा। ठीक है, और इसके जो रत्न भंडार है वो जगमोहन के उत्तरी छोर पर रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, जगमोहन के उत्तरी छोर पे। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे एक लड्डू मिलता है, इस सर जगन्नाथ मंदिर में एक लड्डू चढ़ाया जाता है जिसको हम मगाजी लाडू कहते हैं। ठीक है, इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। क्या प्राप्त है, जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक भी से प्राप्त है। अभी देखिए विरूपाक्ष मंदिर जो था ये भी चर्चा में था, तो विरूपाक्ष मंदिर के बारे में क्या देखेंगे, ये कहाँ पे है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, तो ये मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, दूसरा यहीं पे सालू मंडप है। कभी पूछ दे कि सालू मंडप कहाँ या किस मंदिर में है, तो विरूपाक्ष मंदिर में है, या फिर सालू मंडप कहाँ पे है, तो हम्पी कर्नाटक में है। ठीक है, इसे भी आप देखेंगे तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या है, ये भी सूचीबद्ध है। और ये मंदिर दक्षिण भारत में बना है, तो मुख्यतः ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, किस शैली में है, द्रविड़ शैली में। तो विरूपाक्ष मंदिर के बारे में थोड़ी सी कुछ और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बनवाया किसने था, तो चालुक्य रानी लोका महादेवी ने इसे बनवाया था। ठीक है, कुछ और राजवंश थे जैसे पल्लव, चालुक्य, होयसल, इन लोगों ने क्या किया था, इसके अलंकरण में योगदान दिया था। लेकिन याद सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक विस्तार इसका विजयनगर के शासकों ने किया था। ठीक है, जो विजयनगर के शासक थे सर्वाधिक विस्तार विरूपाक्ष मंदिर का उन्होंने ही किया था। ठीक है, और आप देखेंगे तो ठीक है, उनमें भी किसने किया था, तुलु वंश ने, याद रखना है, तुलु वंश ने सर्वाधिक इसका विस्तार किया था। ठीक है, और वहीं आप देखेंगे तो जो कृष्णदेव राय हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक थे, इन्होंने क्या कराया था, इन्होंने वहाँ पे सभा कक्ष और पूर्वी गोपुरम का निर्माण भी कराया था। ठीक है, मंदिर की कुछ नीचे शैलियाँ दी हुई हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला, तो याद रखना है क्या है द्रविड़ में, बस ये याद रखना है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना, यहाँ पे जलाशय जो होता है, तालाब जो होता है, वो होता ही होता है। ठीक है, गोपुरम वगैरह तो होते हैं, तालाब यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। पंचायतन मंदिर यहाँ पे आवश्यक नहीं है, वो नागर शैली की विशेषता है। ठीक है, कहाँ की है, नागर शैली की विशेषता है। हाँ, इसके बाद नागर शैली में आप देखेंगे तो कुछ उदाहरण नागर शैली के, मोढेरा में सूर्य मंदिर और सोमनाथ मंदिर नागर, मुख्यतः उत्तर भारत में पाया जाता है। ठीक है, एक शैली और होती है बेसर, यानी नागर, द्रविड़ और बेसर 3 मंदिर की शैलियाँ होती हैं। ठीक है, जो बेसर मंदिर शैली है उसके संरक्षक का पूछ सकता है कभी, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको संरक्षक दिया था चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल शासकों ने। किसने दिया था, चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल शासकों ने। ठीक है, यहाँ संक्षेप में देख लेते हैं विजयनगर के बारे में। विजयनगर से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप कुछ भी कर लें। इसलिए विजयनगर के बारे में कहीं से भी कुछ भी पढ़ने को मिलता है तो हमें पढ़ना है, चाहे आप जितने साल का पेपर उठा लें, विजयनगर से एक प्रश्न हर साल रहा है। तो इनके जो संगम या फिर राजवंश जो हुए थे, उन वंशों का क्रम ये था कि हरिहर एवं बुक्का ने इसकी स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, फिर पहले संगम वंश आया, फिर सुलू वंश आया, ठीक है, फिर तुलु वंश आया और फिर अराविडु वंश आया। ये वंश याद रहेगा। ठीक है, कृष्णदेव राय इसके बहुत इंपॉर्टेंट शासक थे। और दूसरा, ये जो संगम या विजयनगर साम्राज्य जो है, इसका जो विस्तार हुआ था वो किन नदियों के बीच में था, तो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में था। रायचूर, दोआब, ये भी याद रखना है। ठीक है, कि तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में था। ठीक है,
और देखिए इनके शासक बहुत इंपॉर्टेंट हैं कृष्णदेव राय, इसलिए उनकी कुछ साहित्यिक कृतियाँ भी थीं जिनके बारे में हम जान लेंगे। अमुक्त मालद्य किसने लिखा था? अमुक्त मालद्य कृष्णदेव राय जी, ठीक है। ये जाम्बुवती कल्याणम संस्कृत में इनका नाटक था, ठीक है, इन्होंने ही लिखा था। और आप देखेंगे तो इनके ही कृष्णदेव राय के ही समय में अष्टदिग्गज जो 8 कवियों का एक समूह था, इनके ही दरबार में रहता था। इसके बाद देखिए न्यूज में रहे कुछ और जो इम्पोर्टेंट जो सुर्खियों में मंदिर और स्थापत्य रहे थे उनको देख लेते हैं। हाँ, यहाँ एक चीज़ हम ये सीख सकते हैं कि मंदिर के बारे में तो हम देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ से ये सीख सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर पढ़ते समय हम अपना जियोग्राफी भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें जियोग्राफी में कभी पढ़ने को मिलती नहीं हैं। जैसे गांधी सरोवर और केदारनाथ मंदिर, ठीक है, तो ये गांधी सरोवर आपको पता चल गया कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और ये केदारनाथ मंदिर भी कहाँ पे है बताइए? तो ये भी उत्तराखंड में है, ठीक है। और यहीं पे आप देखिए एक चोराबाड़ी ताल है, ठीक है, चोराबाड़ी ताल, ये भी कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पड़ेगा आपका? ये भी पड़ेगा उत्तराखंड में, यानी कि याद रखिएगा, ठीक है। तो ये गांधी सरोवर जो के बारे में देखेंगे तो इसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता था, और ये चोराबाड़ी नामक ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। वहीं केदारनाथ मंदिर की आप बात करेंगे तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और ये उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में भी शामिल है, जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये उत्तराखंड के, ठीक है, 4 धाम है। वैसे ही भारत में आप देखेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों का लोकेशन आप देख लेंगे, ठीक है। महाकालेश्वर कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। केदारनाथ उत्तराखंड में, बैद्यनाथ देवघर में, काशी विश्वनाथ बनारस में, ये गणेश्वर औरंगाबाद, मल्लिकार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, रामेश्वरम तमिलनाडु में, भीमाशंकर पुणे महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में, सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात में, और नागेश्वर दारूकावन गुजरात में, ठीक है। इनकी लोकेशन याद रखना है, इससे ज़्यादा इनके बारे में कुछ और जानना नहीं है। देखिए कुछ और मंदिर आते हैं, जैसे संगमेश्वर मंदिर, याद रखिएगा संगमेश्वर मंदिर। तो कुछ संगमेश्वर मंदिर भारत के प्रमुख हैं, जैसे तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। तो तेलंगाना में केतकी संगमेश्वर के मंदिर है, भवानी संगमेश्वर का मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और कर्नाटक में संगमेश्वर मंदिर ही है, ठीक है, ये याद रहना चाहिए, कर्नाटक वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक आप देखेंगे अभी हाल ही में जो चर्चा में था वो आंध्र प्रदेश का था, जो कृष्णा नदी में बाढ़ आने के कारण डूब गया था, ठीक है। तो ये मंदिर नागर शैली में बना हुआ है और भगवान शिव को समर्पित है, यानी कि संगमेश्वर जितने भी मंदिर हैं किसको समर्पित हैं? भगवान को, शिव को समर्पित हैं, ठीक है। दरअसल ये कई नदियों के संगम पर हैं छोटे छोटे, इसलिए इनको संगमेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अब देखिए कामाख्या मंदिर, ठीक है। कामाख्या मंदिर देखिए, बस क्या जानना है, कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? ये असम में है, और यहाँ एक मेला लगता है जिसको अम्बुबाची का मेला भी कहते हैं। 2 चीज़ें आपको याद रहेंगी। तीसरा, अगर कभी पूछ ले किस पहाड़ी पर है, तो ये नीलाचल पहाड़ी पे है, ठीक है, असम के नीलाचल पहाड़ी पे ये अवस्थित है। हाँ, अगर देखा जाए तो मूल मंदिर को यहीं पे काला पहाड़ भी पाया जाता है, जिसने मूल मंदिर को क्या किया? धीरे धीरे नष्ट भी कर दिया है, ठीक है। और स्थापत्य कला यानी किस स्थापत्य से बना है? असम में है, तो वहाँ पे अहम स्थापत्य शैली में इसका निर्माण हुआ है, क्योंकि आपको पता है अहम के शासक वहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। माना यह जाता है कि ये तांत्रिक पूजा का केंद्र भी है, याद रखिएगा, ठीक है। ये देवी सती का जो शरीर का योनि वाला हिस्सा था, माना जाता है कि वो यहीं पे गिरा था और जिससे इस मंदिर का निर्माण हुआ था। तो लोकेशन देख लेना है, असम में है, यहाँ पे अम्बुबाची मेला लगता है, नीलाचल पहाड़ी भी यहाँ पे है, काला पहाड़ भी है, और अहम स्थापत्य शैली में बना हुआ है, और ये तांत्रिक पूजा का केंद्र भी है, ठीक है। अगला देखते हैं ज्योतिर्मठ, ठीक है। ये ज्योतिर्मठ या जोशीमठ अभी चर्चा में था, ठीक है, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो वहाँ के तहसील का नाम बदल दिया गया है, इससे हमें काम क्या मतलब, लेकिन हाँ ये उत्तराखंड में पड़ता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? उत्तराखंड में पड़ता है, ये पता होना चाहिए। दूसरा, ये शंकराचार्य जो थे उनके 4 मठों में से एक मठ है, उनके 4 मठों में से एक मठ है, और ये अद्वैत वेदांत दर्शन को प्रस्तुत करता है, ठीक है, अद्वैत वेदांत दर्शन को प्रस्तुत करता है, और शंकराचार्य के 4 मठों में ये एक है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर शंकराचार्य जी ने अमरकल्प वृक्ष नामक एक वृक्ष था, उसके नीचे उन्होंने तपस्या की थी, ठीक है, उसके नीचे उन्होंने क्या किया था? तपस्या की थी।
और अगर कोई नंदा देवी चोटी पर जाना चाहता है तो उसके लिए एक आधार भी ये प्रस्तुत करता है, ठीक है। कुछ और मंदिर चर्चा में थे, जैसे अलगर मंदिर, ठीक है। तो अलगर मंदिर कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है। और यहीं पे वैगई नदी जो है, वहीं पे देखा जाए तो यहाँ एक उत्सव संपन्न हुआ था, चितराई उत्सव। यानी तमिलनाडु में वैगई नदी भी है, ये भी याद रखना है। यहाँ पे चितराई उत्सव भी मनाया जाता है और यहाँ पे अलगर मंदिर भी है, ठीक है। और ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके बाद देखते हैं श्री माधव पेरुमल मंदिर, ये कहाँ पे है? अभी ये भी बांध में डूब गया था, तो ये भी कहाँ पे है? ये आप तमिलनाडु में है, ठीक है। और ये होयसल शासकों ने इसे बनाया था और ये भी भगवान शिव को समर्पित है, तो ये याद रहेगा। उसी तरीके से केसरिया स्तूप, ठीक है। और ये स्तूप जो है केसरिया स्तूप, विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, तो इसको तो नहीं छोड़ सकते। तो ये कहाँ है? ये पूर्वी चंपारण में है। कहाँ पे? बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित है, ठीक है। और ये विश्व में सबसे ऊंचा है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। माना ये जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ था? माना यह जाता है कि बुद्ध ने 22वां उपदेश अपना यहीं पर दिया था और उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु की घोषणा भी या भविष्यवाणी भी यहीं पे की थी, ठीक है। और हाँ, और इस मंदिर को बनवाया किसने था, या केसरिया स्तूप को बनवाया किसने था? तो ये लिच्छवी शासक थे, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। लिच्छवियों ने बनवाया था, याद रहेगा। अब एक और आता है, ठीक है, आता है चंद्रवली, ठीक है। चंद्रवली गुफा परिसर, ये कहाँ पे है? कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में है, बस इतना याद रखना, ठीक है। चलिए ये वाला नेक्स्ट देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, शास्त्रीय भाषा, क्योंकि अभी भाषा चर्चा में भी है, ठीक है, बहस का मुद्दा भी बना हुआ है, तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न आ जाए। तो अभी हाल ही में क्या किया गया है, कुछ और भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कौन से? मराठी, पाली और प्राकृत, असमिया और बंगाली, ठीक है। तो अभी जब इनको दिया गया, इससे पहले कितनी भाषाएं थी? इससे पहले 8 भाषाएं थी, सॉरी, इससे पहले 8वीं अनुसूची में थी, और कितनी भाषाएं थी? 6 भाषाएं थी, ठीक है। इससे पहले 6 भाषाएं थी और ये भारत की 8वीं अनुसूची में सबकी सब भाषाएं थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये जो इन भाषाओं को मंजूरी देने के बाद सारी की सारी भाषाएं 8वीं अनुसूची में नहीं है, इतना याद रखिएगा। यूपीएससी यहाँ गेम खेल सकता है, पूछेगा कि क्या सभी शास्त्रीय भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, तो शामिल नहीं है, क्योंकि पाली और प्राकृत जो नई भाषाएं आई हैं वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। और अब भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई बताइए? 6 पहले था, ठीक, और 5 देखा जाए तो अब जोड़ दिया गया, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, जो साहित्यिक भाषाएं होती हैं या शास्त्रीय भाषाएं होती हैं, वो क्या होती हैं? दरअसल ये काफ़ी ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन से बंधी होती हैं, ठीक है। अच्छा, जो पहले की 6 भाषाएं थी उनको भी देख लेते हैं। तमिल था, संस्कृत था, तेलुगु था, कन्नड़ था और मलयालम था, ठीक है। तमिल को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था बताइए? सबसे पहले दिया गया था, और ये आप देखेंगे तो इसकी जो शुरुआत की गई थी शास्त्रीय भाषाओं की 2004 में की गई थी, ठीक है। इन भाषाओं को लेकर कुछ मानदंड भी हैं, तो उन मानदंडों पे अगर आप ध्यान देंगे तो बस इतना याद रखना है कि करीब 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए, और सब इनका मूल होना चाहिए, यानी कि मूल भाषा में इनका साहित्य भी होना चाहिए, ठीक है। कोई ग्रंथ हो जिनमें इनका मेंशन किया गया हो, मूल भाषा का ही हो, बस इम्पोर्टेंट है, मतलब ये। और देखिए, जो बौद्ध के ग्रंथ लिखे गए थे, याद रखिएगा, वो पाली भाषा में ही लिखा गया था, ठीक है। जो त्रिपिटक लिखा गया था, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों के तीनों किस भाषा में थे? ये पाली भाषा में ही लिखा गया था, ठीक है। वही मराठी की आप बात करेंगे तो ये सातवाहनों की एक राजकीय भाषा थी, ठीक है। और ये बंगाली और असमिया की बात करेंगे तो ये मगध दरबार में काफ़ी फेमस था, ठीक है। वहीं आप प्राकृत भाषा की बात करेंगे तो ये मौर्य साम्राज्य में भी बोली जाती थी, ठीक है। अब अगर उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो ये सौरसैनी जो थे वो प्राकृतिक भाषा में ज़्यादातर बात करते थे, ठीक है। अब देखिए, तोलू एक शब्द आता है यहाँ पे, तोलू बोमा लट्टा, ठीक है। ये पुतली है, पुतली कला जो है भारत की, अब ये करीब विलुप्त होने के कगार पे है, इसलिए पूछ सकता है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन अभी हम देख लेते हैं। तो जितनी भी पुतली कलाएं हैं उनकी लोकेशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। ये तोलू बोमलट्टा के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये चमड़े से बनी गुड़िया से खेली जाती है, और आंध्र प्रदेश का गोदावरी क्षेत्र है। कहाँ का है?
आंध्र प्रदेश का, ये याद रखना होगा। इनका जो मुख्य विषय होता है वो रामायण व महाभारत होता है, जो आप देख सकते हैं, ठीक। और भारत में अन्य कठपुतली कला के बारे में देखेंगे तो करीब 4 प्रकार की कठपुतली कलाएं हैं। एक धागा पुतली होता है, एक छाया पुतली होता है, ठीक है। अब ये धागा पुतली आप देखेंगे तो ये सबसे देखा जाए तो सबसे मुखर है, काफ़ी बेहतर माना जाता है, और इसी के अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कठपुतली राजस्थान में से कठपुतली के नाम से जाना जाता है, गोयम्बेट्टा कर्नाटक में जाना जाता है, बोमलट्टम के नाम से इसे तमिलनाडु में जाना जाता है, और ये कुंढे नाम से इसको उड़ीसा में जाना जाता है। बस इतनी लोकेशन याद रखिएगा, कठपुतली राजस्थान, गोयम्बेट्टा कर्नाटक। छाया पुतली में आप देखेंगे, ठीक है, तो ये भी पुतली कला ही है। तो रावण छाया कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। ये तोगालू गोमयट्टा कर्नाटक में, और तोलू बोमलट्टा भी तो आपने देखा ही आंध्र प्रदेश में। यानी ये तोमू बोमलट्टा किस प्रकार की पुतली है, कला है? तो ये छाया पुतली कला है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए दस्ताना पुतली, ये दस्ताना पुतली और ये छड़ पुतली भी है, ठीक है। ये काफ़ी आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ दस्ताना पुतली देखने को मिलता है, ठीक है। और उड़ीसा और राधा कृष्ण में भी, मतलब इसके उड़ीसा में भी मिलता है, और राधा कृष्ण इसकी कहानियों के प्रमुख विषय होते हैं, ठीक है। छड़ पुतली भी आप देखेंगे तो वही डंडे का इस्तेमाल लोग करते हैं, जिसमें पुतुल नाच और यमपुरी, जैसे बिहार का यमपुरी काफ़ी फेमस है। देखिए मैंने कहा था लोकेशन बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी ना होता तो शायद पीटी 365 में देता भी नहीं, तो याद रखना है। कठपुतली राजस्थान, यमपुरी बिहार, पुतुल नाच असम, पुतुल नाच पश्चिम बंगाल, कुंडई रावण छाया उड़ीसा, तोलू बोमलट्टा आंध्र प्रदेश, बोमलट्टम तमिलनाडु, पावाकुतु केरल, और गोमबट्टा तोगालू गोमयट्टा कर्नाटक, ठीक है। कुछ चित्रकारियाँ भी चर्चा में थी, इनके बारे में भी हम सिर्फ वही देखेंगे जो आ सकता है। तो सोहराई पेंटिंग अभी काफ़ी चर्चा में था, ठीक है। तो सोहराई पेंटिंग को याद रखिएगा, इसको जीआई टैग भी दिया गया है, इसलिए याद रखना ये एक भित्ति चित्र है, ठीक है। चित्रकारी करेंगे तो आप कहीं ना कहीं तो चित्र करेंगे ही करेंगे। हाँ, अब ये ज़्यादातर फेमस कहाँ पे है? तो झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। वही एक माता निपछेड़ी चित्रकला है, तो ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है, ठीक। कुमुत्तीपति शैल चित्रकला कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। केरल भित्ति चित्रकला, ये तो पता ही चल रहा है कि केरल में, तो ये याद रहेगा, ठीक है। सोहराई तो याद रखना यार कहाँ पे है, ठीक है। सोहराई झारखंड में है। इसी तरीके से देखिए कुछ नृत्य हैं, नृत्य पे भी हर साल लगभग क्वेश्चन आता ही आता है। तो कुचिपुड़ी देख लीजिए, ठीक है। तो लोकेशन, सबसे पहले लोकेशन, ठीक है। तो कुचिपुड़ी कहाँ मनाई जाती है? बताओ, ठीक है। तो इसका आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे कुचिपुड़ी गांव था, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये एक शास्त्रीय नृत्य है, और यहाँ पे पैरों पे ध्यान देना है कि पैरों पे बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। कभी पूछ ले तो कुचिपुड़ी जो है वो पैरों पे बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है, और ये पीतल की थाली पे भी ये डांस करते हैं, ठीक है। और भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, सतरिया, मोहिनी अट्टम और मणिपुरी। ये आपको याद होना चाहिए कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, और इसमें पैरों पे बहुत ज़्यादा विशेषकर बल दिया जाता है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम की कहानी तो आपने सुना होगा, ठीक है। जो विष्णु भगवान मोहिनी बन करके डांस करते हैं ताकि भस्मासुर को क्या किया जाए? भस्मासुर जलकर भस्म हो जाए, ठीक है। तो अब जब इस डांस को ऐसे समझना होगा कि मोहिनी अट्टम पहले तो ये जानिए कहाँ पे? केरल में है, ठीक है। और कोई एक ही व्यक्ति डांस करेगा ना, क्योंकि मोहिनी अकेले ही तो डांस कर रही थी। दूसरा क्या, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। इनमें हस्त मुद्राओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, यानी कि हाथ से कई कई मुद्राएं बनाएंगे। क्यों बनाएंगी? क्योंकि आपको पता है ना, भस्मासुर जो था, भस्मासुर को भस्म करना था, तो जब तक वो अपने सर पे हाथ नहीं रखता कैसे भस्म होता? तो इसलिए हाथों की कलाओं का आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसमें मिलेगा, ठीक है। दूसरा, अलग अलग तरीक़ों की भवभंगिमाएँ या अलग अलग तरीके की मुद्राएं, करीब 40 प्रकार की इसमें मुद्राएं मिलेंगी, ठीक है। जब किसी को रिझाना होता है तो ये ऐसा देखने को मिलता है ना, तो यानी हमें इस पर ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ध्यान देना है, मोहिनी अट्टम केरल, और किस प्रकार का डांस है? तो थोड़ा स्लो डांस है, ठीक है। इस पर हस्तकला और हस्त मुद्राओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब देखिए कलारीपयट्टू क्या है? तो ये एक मार्शल आर्ट है जिसमें लोग अपने आप को डिफेंस करते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत ऊंची छलांग लगाई जाती है। ये 2 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसी तरीके से देखिए कुछ और भी हैं जो मार्शल आर्ट्स हैं, जैसे स्कैवे जम्मू कश्मीर,
ठोड़ा हिमाचल प्रदेश, सारित सरक, लाठी खेला, सिलबम और कुट्टू वरसई, मर्दानी खेल महाराष्ट्र, सिलंबम तमिलनाडु, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए ये अभी आप जब 3 स्वदेशी खेल देखेंगे 2021 में, तो कुछ गेम को शामिल किया गया था, जिसमें गतका पंजाब, थांगता मणिपुर और मलखम्ब महाराष्ट्र, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है वचन साहित्य, ठीक है। अभी हाल ही में इनकी जयंती पर इनको याद किया गया, फकीरप्पा गुरुसप्पा हलकट्टी, यानी हलकट्टी को याद रखिएगा। ये वचन साहित्य से जुड़ी हैं। वचन साहित्य किससे जुड़ा हुआ है? तो ये कन्नड़ साहित्य से जुड़ा हुआ है, कन्नड़ कविताओं के विकास से जुड़ा हुआ है, बस इतना याद रखना है। और कौन व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है? तो हलकट्टी नामक, ठीक है, जो हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी तंजावुर बीड़ा जो था, तंजावुर बीड़ा वो चर्चा में था, तो ये कौन सा है? तमिलनाडु का है, ठीक है, याद रखिएगा। बीड़ा के 2 प्रकार होते हैं, एक हिंदुस्तानी और कर्नाटक। अब जो सरस्वती माँ के हाथ में बीड़ा देखते हैं, ठीक है, वो कौन सा बीड़ा है? वो कर्नाटक शैली का बीड़ा है, ठीक है। ये देखिए, ये काफ़ी चर्चा में था, पिछले साल भी था, इस साल भी चर्चा में था, चराई देव मोइदम्स। दरअसल ये कुछ और नहीं है, एक तरीके का ये क्या है बताइए? मोइदम्स अभी आप देखेंगे तो एक तरीके का, हालांकि ये स्मारक ही है, मतलब स्मारक मतलब यही है कि आम साम्राज्य जो था, आम साम्राज्य का यहीं पे मकबरे बने हुए हैं, ठीक है। यानी जैसे आपने देखा होगा मिस्र में पिरामिड आपको देखने को मिलेंगे, वैसे ये भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया, याद रखना। पिछली बार 2 क्वेश्चन था, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में चराईदेव मोइदम्स को शामिल किया गया, ठीक है। और इस तरह से देखें तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कुल कितने हो गए? कुल 43 स्थान हो गए हैं, ठीक है। इनमें चराईदेव, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो असम से हैं, ठीक है। और पिछली बार क्वेश्चन इसलिए भी पूछा था क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था, 46वां सत्र ऐसा हुआ था कि पहली बार भारत ने, ठीक है, विश्व धरोहर समिति की मेजबानी की थी, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। और भारत ने कहा था कि हम अनुदान भी देंगे, याद रखिएगा, हो सकता है यही पूछ ले। भारत ने कहा था हम $1 मिलियन का अनुदान देंगे, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने, मतलब ग्लोबल साउथ जो देश हैं, उन्होंने हमें समर्थन भी दिया था, ठीक है। देखो यार, चराईदेव के बारे में थोड़ी सी लोकेशन जान लो, जियोग्राफिकली तरीके से पूछ लेगा तो हमारे लिए काम आएगा। ये पूर्वी असम में है, पहले तो कहाँ पे है? पूर्वी असम में है। दूसरा, पटकाई पर्वतमाला में अवस्थित है, ठीक है। दूसरा, ये शाही कब्रगाह स्थल था, शाही कब्रगाह स्थल था कौन सा राजा वंशों का? अहम राजवंश का, जो 13 से 19वीं शताब्दी तक चले थे, ठीक है। ये मिस्र की पिरामिडों से इनकी तुलना की जाती है, माना जाता है कि राजा महाराजा जो थे, ठीक है, ये इनका आकार देखिए अर्धगोलाकार टीले जैसा था, ठीक है। इसमें एक प्रवेश द्वार भी होता था, बाद में बंद भी कर दिया जाता था। माना जाता था कि राजा महाराजा इसमें हैं, ठीक है, और वो स्वर्ग में जाएंगे, भगवान से बातें करेंगे, ठीक है। उनको खाने पीने के लिए वस्तुएं चाहिए, इसलिए आप देखेंगे उनके साथ बहुत सी चीज़ें दफना दी जाती थी, ठीक है। और इनकी सुरक्षा के लिए कुछ सुरक्षा अधिकारी भी होते थे मकबरों की सुरक्षा के लिए, जिन्हें मोइदमिया कहा जाता था। तो मोइदमिया हमें याद रहना चाहिए, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इससे लग ही रहा है, ठीक है। इसके बाद इसकी जो खोज थी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये खोज किया था सार्जेंट सी क्लेटन ने, ठीक है, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से जुड़े थे। या तो सार्जेंट सी क्लेटन कहिए या फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने इसकी खोज की थी 1848 में, ठीक है। अब देखिए, इसी को बेस बनाकर पिछले साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो छोड़िए वो, कुछ चीज़ें याद रखिएगा। कुछ 9 पाषाण स्थल हैं जिसमें समाधान होता था। बुर्ज होम में क्या होता था? अंडाकार गर्तों में लोग दफनाए जाते थे, ठीक है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता में उत्तर दक्षिण की दिशा में लोग लिटाए जाते थे। और हमें लोथल से युगल समाधान मिला है, ये याद रखना है, ठीक है। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। महापाषाण काल में आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके से था, जैसे इनाम गाँव, ठीक है, इनाम गाँव में भी महापाषाणों से लोग चारों तरफ से घेर दिया करते थे। इनाम गाँव महाराष्ट्र का था, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे कर्नाटक में भी हमें ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। तो अहम साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अहम साम्राज्य का जो संस्थापक माने जाते हैं वो सुकाफा थे, ठीक है। कौन माने जाते हैं? तो सुकाफा माने जाते हैं।
और देखा जाए तो इन्होंने असम में बहुत से मंदिरों का निर्माण कराया था, जिसे कामाख्या देवी मंदिर का भी इन्होंने ही निर्माण कराया था। बाद में आप देखेंगे यांडबू की संधि हुई थी, ठीक है, ब्रिटिशों के साथ, और यहीं से इनका शासन लगभग समाप्त हो जाता है, ठीक है। एक और स्थल चर्चा में था, ये कोझिकोड। कोझिकोड जो था ये भी काफ़ी चर्चा में था। कोझिकोड को आपको पता होगा, हम इसे पहले किस नाम से जाने जाते थे? इसे कालीकट शहर के नाम से भी जानते थे, जहाँ पे पहली बार कौन आया था? कौन सा आया था पुर्तगाली जो भारत में सबसे पहली बार आया था, बताइए। ठीक है, तो ये कोझिकोड कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है। यूनेस्को ने अभी इसे सिटी ऑफ लिटरेचर में शामिल कर लिया, और ये भारत का पहला शहर बन गया है जो सिटी ऑफ लिटरेचर में शामिल है। माना यह जा रहा है कि यहाँ बहुत सी ऐतिहासिक किताबें हैं, पुस्तकें हैं, पुस्तकालय हैं, ठीक है, इसलिए इसे सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया है, ठीक है। देखिए, बस 4 शहर याद है, कुछ शहर याद रखिए, जैसे जयपुर, मल्लपुरम, मैसूर और श्रीनगर, ठीक है। इन सबको क्या किया गया? इन सबको यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया है, यानी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। तभी हाल ही में किसको दिया गया? तो हाल ही में श्रीनगर को दिया गया है। यानी 4 शहर ऐसे हैं, जयपुर, मल्लपुरम, मैसूर और श्रीनगर, जिनको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये दर्जा आप देखेंगे तो 2014 से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, और ये मान्यता देते हैं जहाँ पे हस्तशिल्प कलाओं को ज़्यादातर प्राथमिकता देते हैं। अभी हाल ही में एक किलाडी उत्खनन हुआ था। किलाडी उत्खनन कहाँ पे हुआ था? बस याद रखना है, ठीक है। किलाडी उत्खनन हुआ था तमिलनाडु में, और यहाँ से क्या मिला था हमें? यहाँ से संगम युग की, ठीक है, एक मापक इकाई मिली थी। बस संगम युग काफ़ी फेमस है, तो इसलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा। संगम युग क्या था? कुछ और नहीं था, ये कवि और विद्वानों का सभाव या सम्मेलन था, ठीक है। जहाँ पे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कई साहित्यों की रचना की थी, जैसे तुलक्का पीयम हो गया, ठीक है, सिलप्पाधिकारम और मणिमेखलई, ऐसे ऐसे करके इन्होंने क्या किया था? कई साहित्य की रचना की थी, और टोटल 3 संगम आयोजित हुए थे, ठीक है। पहला और तीसरा आप देखेंगे मदुरई में हुआ था, और दूसरा आपका कपाटपुरम में हुआ था। अभी देखिए हड़प्पा सभ्यता के कितने, हड़प्पा सभ्यता को ढूंढने के 100 वर्ष हो चुके हैं, तो इस वजह से ये चर्चा में था। तो जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, तो सबसे पहले किसने किया था हड़प्पा की खोज? तो दयाराम साहनी ने 1921 में किया था, और ये एक कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। तो 1924 में जो निदेशक थे इसके, जॉन मार्शल, इन्होंने सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की थी, ठीक है, इसलिए अभी भी चर्चा में है ये। तो वैसे तो आप जानते हैं हड़प्पा के कम से कम 2000 स्थल खोजे गए हैं, लेकिन सभी को नगरों की संज्ञा नहीं देते हैं हम, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो इनके नगर नियोजन बहुत बेहतर था, जो सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। कृषि की बात करेंगे तो ये लकड़ी के फाल का इस्तेमाल करते थे। शिल्प में भी मनके बनाने इत्यादि में काफ़ी आगे थे, ठीक है। अभी देखिए लोथल चर्चा में था। लोथल इसलिए चर्चा में था, लोथल पहले तो जानिए गुजरात में है, और दूसरा ये हड़प्पा सभ्यताकालीन स्थल है। अभी इसे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के रूप में घोषित कर दिया गया, ठीक है। यानी कि एक तरीके का ये म्यूजियम होता है, जहाँ पे जो भी मिलेगा, ठीक है, जो सागरों के समीप जो कुछ भी पाए जाएंगे एंशियंट चीज़ें, वो ला करके इस म्यूजियम में रखा जाएगा, ठीक है। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत इसका विकास किया गया है, और माना जाता है ये जो लोथल है ये कहाँ पे है? ये खंभात की खाड़ी में है। खंभात की खाड़ी के जो पास में क्षेत्र है वहाँ पे, ठीक है। और ये भोगावो और साबरमती नदियों के बीच में है। भोगावो और साबरमती नदी के बीच में, ये 2 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है, ठीक है। और माना जाता है कि विश्व का ये सबसे पुराना मानव निर्मित गोदीवाड़ा है, यानी कि माना जाता है कि जहाज यहाँ पे बनता था, ठीक है, तो याद रहेगा। अभी देखिए गोवा, गोवा चर्चा में था, क्यों? बस हमें कुछ नहीं देखना है, एक मॉक्सी गांव में एक नवपाषाणकालीन स्थल की खोज की गई, यानी मॉक्सी गांव कहाँ पे है? गोवा में, और यहाँ पे क्या किया गया? नवपाषाणकालीन, ठीक है, प्लेस की खोज की गई है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, गोवा में एक नदी भी है, जारमे नदी, याद रहेगा। भारत के कुछ और ऐसे स्थान थे, ठीक है, जिनके बारे में हम देख लेते हैं कि जहाँ से बहुत ही पुरानी चीज़ें या शैल चित्र मिले थे। तो जैसे आप देखेंगे उच्च पूरा पाषाण काल में भीमबटेका माना जाता है कि सबसे पुराने स्थल हैं जहाँ से हमें चित्रकारी देखने को मिलती है। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश में है। मध्य पाषाण काल स्तर में आप देखेंगे पंचमढ़ी और आदमगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो पुराने जो शैल चित्र पाए गए हैं वो मध्य पाषाण काल में ही पाए गए हैं। उसी तरीके से नवपाषाण काल में आप बात करेंगे तो ये मृदभांड और धातु उपकरण इसमें बहुत ज़्यादा बनाए गए, और इसमें चंबल क्षेत्र, दैमाबाद और महाराष्ट्र का क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी श्रीकाकुलम चर्चा में था, तो इतना याद रखिएगा। श्रीकाकुलम कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में है,
ठीक है। ये कलिंग साम्राज्य का हिस्सा भी था और यहाँ पे उन्होंने शासन भी किया था। हाँ, कुछ सांस्कृतिक स्थल हैं जिसको याद रखना हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे साहिल हुंडम और दंतपुरी, ये बौद्ध स्थल हैं। कौन सा स्थल है? ये बौद्ध स्थल हैं, साहिल हुंडम और दंतपुरी। पूछता है जैन धर्म और साहित्य धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो जैन धर्म के स्थल हैं कुछ, ये तंगमया कोंडा और रोट्टा वलासा, ये याद रहेगा, ठीक है। वही कलिंग राजवंश के बारे में आप देखेंगे तो देख लेते हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में फैले हुए थे। वही 261 के बीसी में करीब इनसे युद्ध होता है अशोक से, और ये अशोक से बुरी तरीके से हार जाते हैं। और जहाँ इसके बाद अशोक क्या करते हैं, अब बौद्ध धर्म को भी अपना लेते हैं और साथ ही साथ वो युद्ध की नीति को भी त्याग देते हैं। और यहीं कलिंग के शासकों की बात करेंगे तो कलिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए खारवेल, ठीक है। खारवेल इसलिए याद किए जाते हैं क्योंकि ये जैन धर्म के बहुत बड़े समर्थक भी थे और इन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी विकास भी किया था। तो खारवेल याद रखना, जैन धर्म के बहुत बड़े समर्थक थे और इन्होंने उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ी पे, ठीक है, पहाड़ी पे क्या किया था इन्होंने, ठीक है, पहाड़ी पे जैन धर्म के रहने के लिए स्थान बनवाए थे। और इन्होंने एक हाथी गुम्फा अभिलेख लिखा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ये याद रखिएगा, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख भी लिखा गया था। अब ये भी चर्चा में था वाबी कोंडा मठ, ठीक है, पैसा ना होने की वजह से इसका कार्य रोक दिया गया। तो वाबी कोंडा मठ कहाँ पे है, तो याद रखना आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ठीक है। और इसे कुओं की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये हीनयान बौद्ध धर्म का एक यानी थेरवाद का एक परिसर है। ये जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये प्रसिद्ध संगीतियाँ इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। पहली जो संगीति हुई थी या परिषद बनाई गई थी या बैठक हुई थी 300 ईसा पूर्व हुई थी। दूसरा 512 ईस्वी में हुई थी, ईस्वी में याद रखना है, ठीक है। तो जो पहला हुआ था उसके पाटलिपुत्र स्थान पर हुआ था, अध्यक्ष उसके स्थूलभद्र थे। और जो दूसरा हुआ वह वल्लभी में हुआ और इसके अध्यक्ष देववृद्धि गनी थे, ठीक है। तो अभी देवी अहिल्याबाई काफ़ी चर्चा में थी तो इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ नहीं जानना है। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी जब पति की मृत्यु हो जाती है तो फिर ये कहाँ के शासक, मालवा की शासक बनती हैं, ठीक है। फिर हाँ, इनका बड़ा योगदान था कि जो अभी काशी विश्वनाथ का मंदिर है, ठीक है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, इन्होंने उस मंदिर का पुनर्निर्माण भी कराया था, ठीक है। और इन्होंने सोमनाथ का जो मंदिर था वहाँ गुजरात के तट पर, वहाँ के उनको वहाँ पे भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है। हाँ, कला के क्षेत्र में इन्होंने संरक्षण दिया था, वो थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कला में क्या था, खुशहाली राम और साहिर अनंत फंदी को इन्होंने काफ़ी संरक्षण दिया था, ठीक है। तो ये दो कवि इनके यहाँ थे, इसको हमें याद रखना है। इसके बाद आप देखेंगे होलकर राजवंश के बारे में, ठीक है। तो ये मराठा संघ का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, ठीक। और आप देखेंगे तो फिर वही है कि महिदपुर की लड़ाई हुई थी जिसमें इन्होंने मंदसौर की संधि कर ली और मंदसौर की संधि करने के बाद इनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अब ये नाना जगन्नाथ सेठ, ठीक है, कौन, नाना जगन्नाथ सेठ काफ़ी चर्चा में थे तो इनके बारे में जान लीजिए। तो बस इतना जानना है कि जब भारत में पहली रेल चली थी 1853 में, ठीक है, तो उस समिति के ये मेंबर भी थे, ठीक है, उस समिति के मेंबर भी थे। अभी मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदल के इनके नाम पर कर दिया गया, इसलिए क्या थे, ये चर्चा में थे, ठीक है। और हाँ, इन्हें मुंबई के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। महर्षि दयानंद अभी अभी चर्चा में थे तो इनके बारे में कुछ नहीं, कम से कम इनकी साहित्यिक रचनाएं जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये समाज सुधारक थे या तो आपको पता ही है। सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य में इनके साहित्यिक रचनाएं थीं, ठीक है। वही कर्मकांड और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। इनका जो जन्म हुआ था वो गुजरात के मोरबी में हुआ था। और हाँ, इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। कहाँ लौटो, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था, वो आंदोलन में याद रखना होगा, शुद्धि आंदोलन, ठीक है। इनका मानना यह था कि जो भी हिंदू हैं, जो मुस्लिम बन चुके हैं या किसी अन्य धर्म को अपना चुके हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें फिर से हिंदू बनाना है, ठीक है। बाकी इन्होंने गोरछा आंदोलन और शुद्धि कार्यक्रम इन दोनों का, ठीक है, नेतृत्व भी किया था। इन दोनों आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व भी किया था, इसलिए चर्चा में, ठीक है। और आप देखेंगे 1876 में ही पहली बार इन्होंने स्वराज या स्वशासन शब्द का प्रयोग भी किया था, ठीक है। एक चीज़ और था, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी आपको पता ही है, दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में, ये याद रहेगा। और इन्होंने कहाँ से किया था, तो इन्होंने बॉम्बे आर्य समाज की स्थापना की थी, ये याद रहना चाहिए, ठीक है।
और ये कैसरवादी थे, ये तो पता ही है। ये कृष्णवंतो विश्वमार्यम, यानी विश्व को आर्य बनाते चलो, ये इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक है। और जो एंग्लो आप स्कूल देखते हैं, उनके स्थापना में भी इनका काफ़ी योगदान था। देखिए, ये स्वामी विवेकानंद काफ़ी मशहूर व्यक्ति हैं। अभी कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु में क्या हुआ, विवेकानंद रॉक मेमोरियल का, ठीक है, जो रॉक मेमोरियल है, उनकी यात्रा की थी अभी प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, तो ये इसलिए चर्चा में आया था। तो विवेकानंद जी के बारे में हम क्या जानते हैं, इन्हीं के जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, जो 12 जनवरी को हुआ था। इसके बाद इनके आध्यात्मिक जो गुरु हैं वो श्री रामकृष्ण जी थे। इनकी जो प्रमुख शिष्या थी वो मार्गरेट नोबल थी। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। और 1893 में शिकागो में, ठीक है, क्या किया था इन्होंने, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। और ये वहीं से पश्चिमी दुनिया के लिए भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में भी काफ़ी फेमस हो गए थे। और आप जानते हैं इनके बारे में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी इन्होंने किया था 1897 में, ये भी आपको याद होना चाहिए। देखिए यार, पुरस्कार और सम्मान हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न है, क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो अभी भारत रत्न किसको किसको दिया गया, अभी पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। ठीक है, और आपको पता है ये भारत रत्न राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, और ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, ये उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना आप देखेंगे तो 1954 में हुई थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे भारत में सबसे पहले ये किसको दिया गया था, 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। ठीक है, तो पहले आप देखेंगे तो ये मरने के बाद नहीं दिया जाता था किसी को। ठीक है, लेकिन 1966 में पहले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनको मरने के बाद भी दिया गया था। हालांकि 2014 में फिर सचिन तेंदुलकर ने भी इसे प्राप्त किया था। ठीक है, अब देखेंगे तो, और इसमें जो अधिकतम है वो प्रत्येक वर्ष वो अधिकतम 3 लोगों को ही पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन इसका अपवाद भी देखा गया 2024 और 2019 में। अपवाद देखा गया था जहाँ पे 5 और 4 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया था। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके डिज़ाइन के बारे में। ठीक है, तो डिज़ाइन के बारे में तो पीपल के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं और पीपल के पत्ते जैसा ये दिखता भी है। ठीक है, इसका जो किनारा होता है वो प्लेटिनम का होता है, और जो इसमें जो लिखा हुआ होता है वो कांसे से लिखा होता है। ठीक है, और कलकत्ता या कोलकाता की अलीपुर टकसाल इसका निर्माण करती है। ठीक है, अभी कुछ व्यक्तियों को आप देखेंगे तो नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो नोबेल पुरस्कार आप देखेंगे कितने 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो जिसकी स्थापना आप देखेंगे स्टॉकहोम में हुआ था, स्वीडन में। ठीक है, तो अभी पुरस्कार देने वाली कई संस्थाएं हैं, लेकिन हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है कि जब भी पुरस्कार किसी को दिया जाता है तो उसमें 10 मिलियन, कितना, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है। ठीक है, ये याद रहेगा। तो अभी 2024 में किसको किसको दिया गया, तो दक्षिण कोरियाई लेखिका थी हांगकांग, इनको दिया गया। ठीक है, वहीं अगर नोबेल का शांति पुरस्कार आप देखेंगे तो जापानी संगठन जो था निहोन हिंडाइको को दिया गया। ठीक है, क्योंकि परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने में, विश्व को मुक्त बनाने में इन्होंने काफ़ी प्रयास किया था, इसलिए इसको दिया गया था। और देखिए पद्म पुरस्कार। ठीक है, ये पद्म पुरस्कार आप जानते हैं भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी, और आप देखेंगे तो ये मरणोपरांत प्राय ये भी नहीं दिए जाते। इसकी 3 श्रेणियाँ हैं, पद्म भूषण, विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, और ये कोई उपाधि नहीं है, तो आपको पता ही है। अनुभव पुरस्कार, बस इतना याद रखना है, ये सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए जाते हैं। ठीक है, अनुभव पुरस्कार किसको दिए जाते हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को। फिर देखिए जो पुरस्कार आते हैं, वीरता पुरस्कार। ठीक है, तो वीरता पुरस्कार आप जानते हैं हाल ही में 2024 में करीब 103 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। अब इस पुरस्कारों का अगर आप क्रम देखेंगे, क्रम कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर आता है वो परमवीर चक्र आता है, फिर अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र और शौर्य चक्र, यानी शौर्य चक्र सबसे नीचे आता है। ये क्रम हमें याद रहना चाहिए, कुछ याद रहे चाहे ना याद रहे, ये क्रम याद होना चाहिए। और 1950 में इनकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1950 में इनकी शुरुआत की गई थी। हालांकि पहले ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के नाम से थे, बाद में इनका नाम बदल करके 1967 में ये चक्र के नाम पे कर दिया गया। ठीक है, देखिए
एक चीज़ और याद रखिएगा, यूनेस्को का प्रिक्स वर्साय पुरस्कार किसको दिया गया? तो अभी भारत का जो सबसे बड़ा मतलब स्मारक और संग्रहालय है स्मृति भवन भूकंप स्मारक संग्रहालय, ठीक है, इसको इसके लिए चुना गया है, ठीक है, इसको इसके लिए चुना गया है, यह याद होना चाहिए। दादा साहब पुरस्कार भी काफ़ी चर्चा में था, जो भी मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया 2022 में। तो याद रखना इस सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, मिलाने के लिए दे दे तो सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और 2022 के पुरस्कार में मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया था, ठीक है। इसमें आप देखेंगे करीब एक कमल पदक, एक शॉल और एक नगद, करीब 10 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं, ठीक है। देखिए जनजातियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुछ जनजातियों के बारे में हम जानेंगे, जैसे सुर्खियों में रही जनजाति, ठीक है, इनके बारे में बहुत डिटेल नहीं जानना है, कम से कम इनकी लोकेशन तो जानना ही जानना है कि कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं पूर्वोत्तर भारत की। देखिए आपातानी जनजाति है, तो कम से कम आपातानी जनजाति याद रहेगा आपको, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अभी यहाँ पे एक फ्रॉग की नई प्रजाति खोजी गई थी, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा में था, इसलिए पूछा गया। एक चीज़ और याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में एक घाटी पाई जाती है, कौन सी घाटी? जीरो घाटी, ठीक है, ठीक है। तो ये पौमई नागा जनजाति के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये मणिपुर में पाई जाते हैं, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया है, अपने यहाँ क्षेत्र में शिकार पे, ठीक है, शिकार करने पे एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए चर्चा में थी, ठीक है। ये अब देखेंगे तो मणिपुर और नागालैंड में भी निवास करती हैं, लेकिन हाँ बेसिकली नागा जनजातियों में से एक है, और कहाँ पाई जाती हैं? मणिपुर में। ये लुसाई जनजाति क्या है, इनको याद रखिएगा, मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में एक फोकपुर राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये मिजोरम की जनजाति है। ये कोन्याक जनजाति कहाँ की है? तो ये नागालैंड की है, ठीक है। ये नेसी जनजाति कहाँ की है बताइए? तो ये अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है। यानी कि बस लोकेशन याद रखना यार, कोन्याक नागालैंड, नेसी अरुणाचल प्रदेश, लुसाई मिजोरम, ठीक है। फिर और देखिए ये ब्रू संप्रदाय कहाँ का है, समुदाय कहाँ का है? ये मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब में पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा त्रिपुरा की जो ब्रू संप्रदाय है, सबसे पहले इन्होंने लोकसभा चुनाव में अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है, यानी ब्रू संप्रदाय समुदाय हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही तिवा जनजाति कहाँ की है, ठीक है। तो तिवा जनजाति असम और मेघालय की जनजाति है, ठीक है, याद रहेगा। उड़ीसा की और जनजातियाँ कुछ चर्चा में थी, ठीक है। ये उड़ीसा की जनजाति है जुआंग जनजाति, अभी इसे पर्यावास का अधिकार दिया गया, ठीक है, पर्यावास का अधिकार दिया गया, इसलिए क्या था, इसलिए चर्चा में थी, ठीक है। ये देखिए आंध्र प्रदेश की जनजाति है, मूरिया जनजाति कहाँ की जनजाति है? मूरिया जनजाति आंध्र प्रदेश की जनजाति है, और ये डेडा नामक एक विधि का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये बीजों को संरक्षित करके बहुत दिनों तक रख लेते हैं, ठीक है। और ये मूरिया जनजाति के बारे में एक चीज़ और याद रखिए, ये छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति का उपसमूह भी है, ठीक है। तो यार देखो आंध्र प्रदेश में उस विधि का इस्तेमाल किया गया था, सॉरी, ये मूरिया जनजाति बेसिकली है कहाँ की? तो ये छत्तीसगढ़ की है, ठीक है। मनकिडिया जनजाति कहाँ की है? तो मनकिडिया जनजाति आपकी उड़ीसा की है, ठीक है। ये PVTGS समूह में भी शामिल है, जो सबसे ST में भी जो सबसे पिछड़े होते हैं उनकी बात कर रहा है। ये सोलिगा जनजाति कहाँ पे है? तो सोलिगा याद रखना कर्नाटक और तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए कोंडा रेड्डी जनजाति कहाँ पे है? जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, इसमें कोंडा रेड्डी कहता है पुष्पा 2 में, तो ये आंध्र प्रदेश की जनजाति है, याद रहेगा। वैसे इरुला जनजाति कहाँ की है? ये सांप का विष निकालने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और ये तमिलनाडु में पाई जाती हैं। इरुला जनजाति तमिलनाडु, कोंडा रेड्डी जनजाति आंध्र प्रदेश। ये कोया जनजाति कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, ठीक है, यहाँ पे ये निवास करती हैं। इसके बाद कुछ और जनजातियाँ हैं, जैसे जेनु कुरुबा जनजाति, ठीक है। तो जेनु कुरुबा जनजाति कहाँ पे है? ये भी वही कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में पाई जाती हैं, ठीक है। और ये आप देखेंगे तो नागर होले और बांदीपुर टाइगर रिजर्व में ये निवास भी करती हैं, ठीक है। उसी तरीके से कुछ उत्तर पश्चिमी भारत की जनजातियाँ हैं, जैसे सहरिया जनजाति, तो ये राजस्थान की जनजाति है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और सोमपेन जनजाति, इसको भी पहली बार लोकसभा में चुनाव या वोट देने का अधिकार दिया गया, और ये कहाँ की रहने वाली जनजाति हैं? तो अंडमान एंड निकोबार की जनजाति हैं। कहाँ की? अंडमान एंड निकोबार की जनजाति हैं सोमपेन जनजाति। अभी देखिए कॉरिडोर बनाया गया, ठीक है।
अभी तीर्थयात्री कॉरिडोर बनाया गया था, इस कॉरिडोर पर ध्यान दीजिए। कॉरिडोर कुछ नहीं होता है, एक गलियारा होता है, ठीक है, जो दो स्थानों को जोड़ता है, लेकिन ये एक जैसे स्थानों को ही जोड़ेगा। जैसे अगर तीर्थ स्थल है तो दो तीर्थ स्थलों को जोड़ेगा, तो वो तीर्थयात्री कॉरिडोर कहलाएगा, ठीक है। औद्योगिक कॉरिडोर वो होगा जो दो औद्योगिक स्थलों को जोड़ेगा। जैसे आप चलते हैं तमिलनाडु से, किसी प्लेस से चलते हैं, मंदिर से चलते हैं, उत्तर प्रदेश के किसी मंदिर में आते हैं और उसके लिए स्पेशल रास्ता बनाया जाए तो वो कॉरिडोर कहा जा सकता है, ठीक है। तो भारत में आप देखेंगे जो सबसे बड़ा कॉरिडोर वो काशी विश्वनाथ गलियारा है, ठीक है। वहीं आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान में जो कॉरिडोर फैला हुआ है, या एक ही अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर है भारत का जो दो देशों में फैला हुआ है, वो करतारपुर गलियारा है। और सबसे पहले भारत में करतारपुर गलियारा बना भी था, ठीक है। तो अभी हाल ही में बिहार में के लिए बन रहा है विष्णुपद मंदिर, ठीक है। और बोध गया में महाबोधि मंदिर के लिए एक तीर्थयात्री कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसलिए काफ़ी चर्चा में था, ठीक है। तो ये विष्णुपद मंदिर याद रखिएगा, ठीक है। विष्णुपद मंदिर कहाँ, पहले तो बिहार में, दूसरा ये फाल्गु नदी के तट पे है, ठीक है। यहाँ पे भगवान विष्णु के पद चिन्ह मिले हैं, इसलिए इसको विष्णुपद के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए महाबोधि मंदिर, ठीक है। महाबोधि मंदिर कम से कम लोकेशन तो जानिए कहाँ पे है, ये बोध गया बिहार में है, और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी किया है, ठीक है। और ये इस मंदिर का जो निर्माण कराया था वो किसने करवाया था, तो इस मंदिर का, महाबोधि मंदिर का निर्माण अशोक ने करवाया था, ठीक है। 3री शताब्दी के आसपास अशोक ने इसका ईसा पूर्व में निर्माण करवाया था, ठीक है। और इस बाद में इस मंदिर की संरचना में और भी शासक जुड़े, जैसे गुप्त काल ने ईंट से निर्मित, इसमें सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में मतलब इसकी संरचना में बदलाव किया था, ठीक है। वहीं आप देखेंगे इसके स्थापत्य कला, ठीक है, तो काफ़ी क्लासिकल है। साथ ही साथ आप यहाँ पे 7 पवित्र स्थल भी पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वज्रासन भी है, ठीक है। तो देखिए करतारपुर साहिब गलियारा के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इस गलियारे की आप शुरुआत देखेंगे, ठीक है। तो वही है, डेरा बाबा नानक से करतारपुर साहिब तीर्थ यात्रा तक इसका हाँ दूरी तय की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे आप, ये भारत के करतारपुर जो कहाँ पे है वो पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। और डेरा बाबा कहाँ पे है, तो भारत में है, ठीक है। और ये जो करतारपुर गांव है ये रावी नदी तट पर है, कौन सी नदी के, रावी के नदी पे। वहीं आप देखेंगे जो ये डेरा बाबा हैं वो किस नदी पे हैं, तो ये भी रावी नदी पे हैं, यानी कि दोनों का स्थान रावी नदी के तट पर ही अवस्थित है, ठीक है। देखिए इस गलियारे के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे गुरु नानक देव जी का अंतिम जो विश्राम स्थल था यहीं पे, यानी कि उनकी मृत्यु यहीं पे थी, उन्होंने 18 वर्ष यहीं पे बिताए। और गुरु का जो लंगर नामक सामुदायिक भोजन शुरू किया गया था वो करतारपुर में ही उन्होंने शुरू किया गया था, ठीक है। पारंपरिक तौर पर उन्होंने कहाँ शुरू किया, वहीं से इन्होंने ही शुरू किया था। तो ये गुरु नानक जी से जुड़ा हुआ प्लेस है, दोनों के दोनों प्लेस गुरु नानक जी से जुड़े हुए हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब एक देखिए प्रोजेक्ट परी आता है, इस प्रोजेक्ट परी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट परी क्या है, तो बेसिकली प्रोजेक्ट परी में क्या होता है, तो ये भारत की कलाओं को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोजेक्ट परी लाया गया, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे भारत की बहुत सी कलाएं, जैसे थांगटा पेंटिंग, चोरियल पेंटिंग तेलंगाना, बनी ठगी राजस्थान, अल्पना कला, यानी कि पूरी कलाकृतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट परी लाया गया है। तो पूछेगा प्रोजेक्ट परी किससे संबंधित है, तो वो कला क्षेत्र से जुड़े हुए कलाकृतियों को बढ़ावा देने के लिए लाया गया, ठीक है। उसी तरीके से पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी लाया गया। तो स्वाभाविक सी बात है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मित्र कुछ मतलब मेल्स होंगे, कुछ फीमेल्स होंगे, जो पर्यटकों को क्या करेंगे, करीब 50 पर्यटन स्थल से इसकी शुरुआत की जा रही है। पर्यटनों को ये लोग सलाह देंगे और इसकी शुरुआत होगी, ठीक है। तो आप इसमें क्या देखेंगे, तो उनकी हेल्प करेंगे, बाकी इन्हें फिर कुछ गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें कुछ पैसा भी प्राप्त होगा। देखिए जीआई टैग पे प्रश्न पूछता है, तो कुछ जीआई टैग उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, कम से कम याद रखिएगा। जैसे देखिए ये बरेली है, बनारस है, इससे तो समझ में आ जाता है कि उत्तर प्रदेश का ही है, ठीक है। इसके बाद ये बरेली का जरी है, बनारस है, याद क्या रखना है, पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट और थारू एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई, ये दोनों उत्तर प्रदेश के हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। साथ ही असम का, जहाँ जहाँ बोडो लिखा मिलेगा सब असम का है, ठीक है। देखिए बोडो लिखा हुआ है, यानी कि सब जीआई टैग कहाँ से जुड़े हुए हैं, असम से जुड़े हुए हैं, बस इतना याद रखना है। उसी तरीके से देखिए, उसी तरीके से अगर अंडमान निकोबार द्वीप की बात करेंगे तो यहाँ पे जितने निकोबारी लिखा आएगा तो समझ में तो आ जाएगा कि यहाँ का जीआई टैग दिया हुआ है। हाँ बस ये खौता याद रखिएगा, खौता नारियल,
पूछता यूपीएससी, ठीक है। खौता नारियल याद रहेगा, और ये पडोक वुड क्राफ्ट, ये दोनों याद रहेगा, ठीक है। ये कहाँ के हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप के हैं, जिन्हें दिया गया है। उसी तरीके से ये देखिए कच्छ अजरक लिखा हुआ, तो इसे समझ में आ ही रहा है कि गुजरात में है ये। देखिए उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है ये काफ़ी चर्चा में था, क्यों? क्योंकि इसकी नई बिल्डिंग बनी है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग बनी है, तो इसके नए ध्वज भी आए हैं, नए प्रतीक चिन्ह भी आए हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए जो इसकी न्याय की देवी है, जिसकी पहले आंखें बंद रहा करती थी, अब आंखें खुली रहेंगी। और दूसरा क्या होगा? इनको साड़ी पहनाया जाएगा, ठीक है। पहले साड़ी नहीं पहनती थी और ये इनको साड़ी पहनाया जाएगा। फिर आप देखेंगे ये भारत में इन्हें लेडी जस्टिस के नाम से जाना जाता था, अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत किया था, और ये कलकत्ता हाई कोर्ट से शुरू हुआ था, ठीक है। तो अभी न्याय की देवी की मूर्ति जो है उसमें पट्टियाँ नहीं बांधी जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए इस प्रतिमा के बारे में, ठीक है। उसी प्रकार फिर और देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ध्वज और सुप्रीम कोर्ट का प्रतीक चिन्ह, इसका ध्वज वो ध्वज नहीं है जो भारत का ध्वज है, ठीक है। इसका ब्लैक कलर का एक ध्वज होगा, जिसके बीच में अशोक चक्र होगा, और ये और सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर फिर आप देखेंगे मतलब वहीं पे सुप्रीम कोर्ट का भवन होगा और संविधान होगा, ठीक है। और इनके प्रतीक चिन्ह की बात आप करेंगे तो यहाँ पे ये दो धर्मस्थो जय ये नीचे लिखा होगा, ठीक है। इसके बाद ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और यहाँ भी अशोक चक्र होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं वाईकॉम सत्याग्रह था, क्या था ये मंदिरों में प्रवेश के लिए शुरू किया गया एक आंदोलन था, एक अहिंसक आंदोलन था, ठीक है, जिसका नेतृत्व ये टी.के. माधवन, के.पी. केशव मेनन और के केलप्पम ने किया था, ये याद रखिएगा। और वहीं के केलप्पम को केरल का गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये अभियान चलाया गया। फिर इसके बाद देखेंगे 1923 में इसमें कांग्रेस भी शामिल हो गई थी, ठीक है। इसी तरीके से इसमें ई.वी. रामा स्वामी नायकर भी, जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता था, वो भी बाद में इसमें शामिल हो गए थे। और इन्होंने क्या किया था? मंदिर प्रवेश के लिए, ये पहला आंदोलन भी था जो मंदिर प्रवेश के लिए मुख्यतः एक बड़ा आंदोलन चलाया गया था। और अगर इस आंदोलन की शुरुआत की बात करेंगे तो ये 30 मार्च 1924 को कहाँ शुरू हुआ था? त्रावणकोर से रियासत थी, ये याद रखना है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे ईसाई और मुस्लिम नेताओं ने भी इस सत्याग्रह का समर्थन किया था, ठीक है। फिर देखिए भारत में कुछ और भी था जो जातीय आंदोलन संबंधी संस्थाएं थी, ठीक है, आंदोलन चलाएंगे जिसका नेतृत्व किया गया। तो 1873 में चलाया गया था ज्योतिबा फुले, इनको थोड़ा याद रखिएगा, अभी चर्चा में है बहुत ज़्यादा। तो सत्यशोधक आंदोलन भी चलाया गया था, ठीक है। उसी तरीके से 1916 में जस्टिस पार्टी आंदोलन, 1924 में डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट, और 1925 में तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था। तो सत्यशोधक का जो आंदोलन था वो भी महाराष्ट्र में था, ठीक है। ये डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट ये भी महाराष्ट्र में था। जस्टिस पार्टी आंदोलन ये तमिलनाडु में था, और आत्मसम्मान आंदोलन ये भी तमिलनाडु में था। सत्यशोधक समाज का नेतृत्व ज्योतिबा फुले ने किया था। जस्टिस पार्टी आंदोलन का नेतृत्व टी.एम. नायर, पी. त्यागराजी चेट्टी और सी.एन. मुदलियार ने किया था, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट का जो नेतृत्व किसने किया था? तो बी.आर. अम्बेडकर जी ने किया था, ठीक है। ई.वी. रामास्वामी नायकर यानी पेरियार जी ने आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ठीक है दोस्तों, इतना हमने देखा, बाकी बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, जिसको हम जब अपडेटेड पार्ट आया है विजन आईएएस का जो अपडेटेड पार्ट आया है, जब उसे कवर करेंगे तो उन सारे टॉपिक्स को जो भी बच गए हैं उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।